हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। मतलब हम ये जानेंगे कि भारत किस आकार का है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितनी है, भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य विदेशी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा, भारत के बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसे इसका जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा जिला बड़ा है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखते हैं पहला पहला जो क्वेश्चन आता है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोण की है। कैसी है? चतुष्कोण की है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोण की है। मतलब चतुर्भुज के अनुसार है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। स्थिति देखते हैं तो भारत को पूरे एशिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है? दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत को पूरे एशिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। जैसे मध्य एशिया में आ जाते हैं, मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है? 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हो जाते हैं। अब भारत का विस्तार देखते हैं। भारत का विस्तार देखते हैं तो भारत का जो विस्तार है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबद्धों में है। अच्छा, कटिबद्ध क्या होता है? कटिबद्ध होता है कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कटिबद्ध कहते हैं, जोन कहते हैं। अब उष्ण क्या होता है, उपोष्ण क्या होता है? तो हम जानते हैं कि उष्ण कटिबंध ये होता है जैसे हमारे पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें एक भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा को कहते हैं हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच के मध्य जो क्षेत्र होता है, इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य में जो क्षेत्र होता है ना, उसी को उष्ण कटिबंध कहते हैं, उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उपोष्ण क्या होता है? ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से जस्ट ऊपर जाते हैं हम लोग तो कुछ भाग तक उपोष्ण कटिबद्ध होता है। तो भारत को हम लोगों को पता है कि भारत को जो कर्क रेखा है बीच से काटती है, बीच से काटती है, यानी नीचे वाला भाग उष्ण कटिबद्ध में आएगा और ऊपर वाला भाग उपोष्ण कटिबद्ध में आएगा। इसीलिए भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबद्धों में माना जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ पे मानसून आने से ही मतलब जलवायु प्रभावित होता है। यहाँ भारत में 2 प्रकार की मानसून आती है, एक दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। उत्तर पश्चिमी मानसून देखते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है ये मालाबार तट से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उससे क्या होता है, उससे दक्षिण पूर्वी मानसून जो होता है उससे बस एकमात्र पे ही मतलब प्रभावित होता है क्षेत्र, वो कोरोमंडल तत्व। वो आगे देख लेंगे हम लोग। ठीक है। अब भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच कितने का गैप है? तो इन दोनों के बीच गैप है 281 किलोमीटर का। कितने का गैप है? 281 किलोमीटर का इनके बीच में गैप पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भारत में मतलब ऑक्यूपाइड है। ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितने स्थान पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है। मतलब इससे बड़े कौन कौन से देश है? रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जैसे भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। मतलब पूछेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये मान लीजिए आप वो देशांतर रेखा है, शून्य डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत कहाँ पे है? यहाँ पे भारत स्थित है। ठीक है। भारत यहाँ पे स्थित है, मतलब किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये हो गया पूरा भूमध्य रेखा, ये नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है। तो किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत हो गया। ठीक है। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब जानते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं ये होती हैं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है, मतलब कोणीय दूरी होती है। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी होती है अक्षांश रेखाएं। मतलब ये कैसी होती है? समानांतर होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं, मतलब समकोण बनाती हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? अक्षांश रेखा
अक्षांश रेखा जो होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, पूछा जाए कि मतलब कितने अक्षांश रेखाएं होते हैं तो 179 होते हैं। रेखाएं पूछा जाए तो 179 होते हैं, क्योंकि 179 और दो ठो पोल है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, साउथर्न पोल और नॉर्थर्न पोल। तो इसको हम लोग रेखा नहीं मानते हैं, तो टोटल 179, लेकिन टोटल पूछ दे तो टोटल कितना 181, 181 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे पूछता है ध्रुव की ओर जाने पर, जैसे ध्रुव की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी में क्या होता है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती है। जैसे अक्षांश रेखाएं हो गई ना, आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी में धीरे धीरे बढ़ोतरी दिखी जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका औसत मतलब औसत दूरी माना गया है, एक अक्षांश के बीच, दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी को माना गया है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब दिन रात की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमको पता है कि जैसे 12 घंटे का दिन भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा की तरफ जब रहते हैं तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पहुंच जाएंगे ध्रुव पर तो वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा। ठीक है, वहाँ पे दिन और रात की स्थिति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दिन और रात की स्थिति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ताप में क्या प्रभाव पड़ता है, ताप में कमी आती है। हमको पता है कि ऊपर जाने पे ताप में कमी आती है, तो यानी ध्रुव की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ताप में कमी आएगी। आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी जाएंगे तो ताप में कमी आएगी, उत्तरी ध्रुव की तरफ भी जाएंगे तो ताप में कमी आएगी। इसलिए आप देखेंगे कि ध्रुवों पे बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, जैव विविधता में कमी, मतलब ध्रुवों पर जैव विविधता की बहुत सारी कमियां हैं, मतलब वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है तो कहाँ से विविधता आएगा, ना ही वहाँ पर अच्छे प्रकार के जैविक पदार्थ दिखेंगे, चाहे कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी पादप कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबद्ध कहते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबद्ध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबद्ध कहा जाता है, यानी जोन कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय जोन था वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंध जोन कहते हैं। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, औसत दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो हम जान चुके हैं। अब देखते हैं भारत का, अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक फैला हुआ है, मतलब 8 डिग्री, मतलब यहाँ से 8 डिग्री देखा जाए ना तो कन्याकुमारी से 8 डिग्री अक्षांश स्टार्ट होता है और जम्मू कश्मीर का जो इंदिरा कॉल है वहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दक्षिणी बिंदु भारत का पूछा, जैसे मानते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु में होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु में क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है, सुनकर लिख लीजिए। दक्षिणी बिंदु में क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट, मतलब टोटल पूछा जाए ना कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या होता है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का पूछा जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सबसे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा तुम्हारा, किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक जगह है किबीथू, वो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु है, पूर्वी मतलब पूर्वी जगह है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो गौरमोथा, जो गुजरात में स्थित है, गौरमोथा, वो कितने डिग्री अक्षांश पे होगा ये, आगे देखते हैं। अब जानते हैं देशांतर देशांतर रेखा के बारे में। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत होती हैं, यानी भूमध्य रेखा को लंबवत काटती हैं, मतलब भूमध्य रेखा पे क्या होती है, समकोण बनाती हैं। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या होती थी, समांतर होती थी। इनकी संख्या कितनी है, 360। भूमध्य रेखा की संख्या कितनी है, 360। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अगर आप 1 डिग्री देशांतर रेखा चलेंगे तो आपको चलने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। अब कैसे आता है, जैसे 360 है, 360 में अगर आप 24 से 24 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 50 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 50 डिग्री है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 में जब 50 से भागेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट देशांतर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रधान देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको ही प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, जो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। तो आप देखते हैं टाइम दिखाया जाता है GMT
IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब देखते हैं प्रधान देशांतर रेखाओं से पूर्व की दिशा की, इस बात को ध्यान ध्यान रखिएगा कि प्रधान देशांतर रेखा जो होती है, जो ग्रीनविच रेखा होती है, उससे पूर्व दिशा की ओर जाने पर क्या होता है, समय धनात्मक होता है, मतलब समय बढ़ेगा, मतलब वहाँ पे कुछ समय हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ उससे अधिक समय होगा। पूरब दिशा में जाने पे समय की वैल्यू में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और वही प्रधान जो ग्रीनविच समय है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वहाँ से आप पश्चिम दिशा में जाएंगे, पश्चिम दिशा में जाने पे क्या होता है, समय घटता है, यानी ऋणात्मक होता है, मतलब समय कम होगा, ठीक है। अब जैसे समझते हैं भारत ग्रीनविच, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि भारत ग्रीनविच से पूर्व दिशा की ओर है, भारत ग्रीनविच से पूर्व दिशा की ओर है, इसीलिए वहाँ के समय में भारत का समय, वहाँ के समय से भारत का समय 5 आवर 30 मिनट मोर देन है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। मतलब अगर वहाँ पे मान लीजिए, अब देखिए दिखाते हैं, मान लीजिए अगर ब्रिटेन में 12 बजे दोपहर है, मतलब 12 PM चल रहा है, 12 बजे दोपहर है, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5 बज कर के 30 मिनट, क्योंकि हम उससे 5 घंटे आगे रहेंगे, 5 बज के 30 मिनट हमारे यहाँ शाम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत का देशांतीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट पूर्वी होता है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी होता है, ठीक है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो बता ही चुके हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऊपर ही हम लोग जिक्र कर चुके थे कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा तथा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस बात को तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और क्रम के अनुसार हमें याद रखना है, ठीक है। एक सूत्र होता है मित्र पे गमछा जहार, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्रम से याद करके रखना है कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। पहला पहला गुजरात, पहला हम्म पहला गुजरात, ठीक है, 1 मिनट, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये क्रम याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान, क्रम से पहले गुजरात है ना, किस क्रम में, पश्चिम से पूर्व की ओर, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मतलब इन्हीं राज्यों से होकर के हमारी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन सॉरी कैंसर है, कर्क रेखा है, वो कहाँ से जाती है, इन्हीं 8 राज्यों से होकर के जाती है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भारत का मानक समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है उसको कितना बोलते हैं, 82.5 डिग्री होता है, कितना होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारत का जो मानक समय रेखा है उसको कितने डिग्री देशांतर को माना जाता है, 82.5 डिग्री देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री, साफ नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा वो हो गया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक है। कितना माना जाता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक है। हम्म अब बताते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है, मतलब ये मेनली कहाँ से जाता है, कहाँ से मानक माना गया है, तो इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके नैनी नैनी को ही मानक माना गया है। वहीं से हम लोग का समय का विभाजन हो जाता है कि मतलब इतना, इसी को मानक समय स्टैंडर्ड, इसी यहाँ के समय को ही मानक समय माना जाएगा। ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है, इसको भी क्रम से याद रखेंगे। यूपी से जस्ट नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, मतलब इन्हीं 5 राज्यों से होकर के जाता है। कैसे, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मतलब सीधी लाइन है। यूपी से नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जस्ट सटा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जस्ट सटा हुआ है नीचे की ओर उड़ीसा, उड़ीसा से जस्ट नीचे की ओर सटा हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं को मेनली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत की जो सीमा होती है उसको मेनली हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा, ठीक है। वाटर
वाटर बाउंड्री, और ये टेरिस्ट्रियल यानी स्थलीय लैंड बाउंड्री, ठीक है। कोई भी तो इसकी कितनी लंबाई होती है? स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब जलीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जलीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग ये होता है मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का मतलब जो भारत के द्वीप से अलग हो, मतलब भारत के अंदर हो, मतलब भारत के द्वीपी भाग से अलग हो, ठीक है। और एक द्वीपों का, तो जो मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई है ना वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब 7516 में से 7516.6 में से 6100 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो 1416.6 किलोमीटर द्वीपों की लंबाई आ जाएगी। अगर पूछेगा कुल भारत की सीमा यानी स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को ऐड करने के बाद कितनी होती है, तो जोड़ देंगे 15,200 और 7516.6 में जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर टोटल लंबाई आएगी। अब देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों से भारत के कौन कौन से राज्य दूसरे देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। और उनकी सीमा की लंबाई कितनी है, ये सारी बातों को हम एक तरह से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे अब स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। और इसमें से भारत जो है ना सबसे अधिक अपना सीमा शेयर करता है, तो किससे करता है? बांग्लादेश से करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से करता है। तो बांग्लादेश से कितनी सीमा की कितनी लंबाई है? भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है कितना लंबा है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा की टोटल लंबाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मतलब सर्वाधिक सीमा कितने राज्यों से सीमा बनाता है? कितने राज्यों से? तो ये 5 राज्यों से। जो बांग्लादेश है ना यूपी के 5 राज्यों से, सॉरी भारत के 5 राज्यों से होकर के सीमा बनाता है। कैसे? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ये नीचे वाले क्षेत्र या ना। जस्ट मिजोरम के ऊपर जाते हैं तो मणिपुर आ जाता है। मणिपुर के ऊपर नागालैंड, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब ऊपर नहीं जाना, मणिपुर तो ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। मैप देखेंगे तो नीचे ही मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा लंबाई करता है ना तो इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल के साथ करता है 2217 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किससे सीमा करता है? पश्चिम बंगाल से। जो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा शेयर करता है सीमा, जो जिसकी लंबाई कितनी है? 2217 किलोमीटर। अब भारत और चीन का सीमा विस्तार देख लेते हैं। तो भारत और चीन का सीमा विस्तार देखेंगे तो भारत और चीन का सीमा विस्तार 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा की टोटल लंबाई है, ठीक है। भारत से सटे राज्य और यूटी। पहले तो भाई ये जम्मू कश्मीर राज्य था, 2019 में ही जो हो गया था, मतलब 2019 जो जम्मू कश्मीर अधिनियम आया था उसके द्वारा ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब जम्मू कश्मीर अलग ही यूटी बन गया, लद्दाख अलग यूटी बन गया। तो पहले तो 4 राज्य से मतलब ये पूरे स्टेट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है? यूटी है। तो भारत और चीन की सीमा एक यूटी के साथ यानी मतलब किसके साथ? लद्दाख के साथ सीमा शेयर करती है। और 4 राज्यों के साथ, पहले 5 राज्यों के साथ करती थी, लेकिन अब एक राज्य था वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया, ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये हो गया कि एक यूटी और 4 राज्य में कौन कौन से क्रम से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश के बाद जस्ट उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मतलब 4। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा लंबाई करता है चीन जिसके साथ, वो कितना? यूटी लद्दाख के साथ करता है, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा है लद्दाख, उसके साथ ही सीमा शेयर करता है। आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं। देखते हैं भारत और पाकिस्तान की जो लंबाई है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और कितने राज्यों से सटा हुआ है? इसका भी वही हाल है, जम्मू कश्मीर था, है ना। जम्मू कश्मीर 2 भागों में टूट गया तो 2 यूटी हो गया और 3 राज्य हो गए। पहले 4 राज्यों के साथ सटा हुआ था पाकिस्तान। भारत के 4 राज्यों से सीमा शेयर करता था पाकिस्तान, बट जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख टूट गए तो 2 यूटी और 3 राज्य। 2 यूटी में समझ लेते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है। और राज्य कौन से थे? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, है ना। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शेयर करता है तो जम्मू कश्मीर के साथ करता है। कितने करता है? 1225। कितना? 1225 किलोमीटर। कितना करता है? 1225 किलोमीटर। कितना करता है? 1225 किलोमीटर करता है, ठीक है। 1225 किलोमीटर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा,
चौथा में देखेंगे हम लोग भारत और नेपाल की सीमा। भारत और नेपाल की सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पहले से देखते हैं, पहले कितना था? 4096 था, फिर 3488 था, फिर 3323 था, फिर अब 1751 हो गया। 1751 मतलब उत्तर प्रदेश, अब कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। मतलब इन्हीं 5 राज्यों के, उत्तर भारत के इन्हीं 5 राज्यों के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। सर्वाधिक किसके साथ करता है? 729 किलोमीटर बिहार के साथ। ये भी याद रखना है। यूपी वाला याद रखेंगे कि नेपाल कितने, ये भी पता होना चाहिए कि यूपी के 7 जिलों के साथ नेपाल शेयर करता है। ठीक है। यूपी के 7 जिलों के साथ ये मतलब अपना नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। और कितनी लंबाई है? यूपी से 560। कौन कौन से जिले हैं देख लिया जाए। अगर ये पूछ दे कि यूपी के कितने जिलों के साथ शेयर करता है नेपाल बॉर्डर, तो 7। कौन कौन? जैसे पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, है ना। इन्हीं सब जिलों के साथ ये क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है। अब भारत और म्यांमार की सीमा देखते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा देखते हैं। तो इसकी जो सीमा लंबाई है कितनी है? 1643 किलोमीटर। इसकी जो सीमा लंबाई है कितनी है? 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। और राज्य कितने राज्यों के साथ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश ये साइड वाले देश हैं, साइड वाले देश हैं। ठीक है। पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश, जस्ट उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये साइड वाले देशों के साथ लगा है। कितनी सीमा लंबाई है? 1643 किलोमीटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत और भूटान। भारत और भूटान के साथ क्या है? भारत और भूटान की सीमा लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है। कितनी है? 699 किलोमीटर। ये भी 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ है भारत से। मतलब भूटान मतलब भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा के साथ सटा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान जो है ना, ये सबसे कम सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर का ही सीमा बनाता है। मतलब पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। कितना बनाता है? 4096.6 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा बनाता है? तो 106 किलोमीटर लंबा सीमा बनाता है। जो सबसे छोटा है क्यों बनाता है? अफगानिस्तान बनता है। कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो एक भी राज्यों से नहीं सटा हुआ है। पहले राज्य से सटा हुआ था, लेकिन अब केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सटा हुआ है। ठीक है। और एक डुरंड रेखा, मतलब देखो जैसे पूछ देता है ना कि डुरंड रेखा कब खींची गई थी? 1896 में। मार्टिन डुरंड नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने ही 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, आगे पढ़ेंगे, रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। ठीक है। वैसे ही तुम वो क्या नाम है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में खींची गई थी। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा का उपनाम शून्य रेखा है ना। शून्य रेखा सीमा किसे कहते हैं? किन 2 जगहों के बीच की रेखा सीमा को कहते हैं? तो याद रखेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा। त्रिपुरा बांग्लादेश को तीनों तरफ से घिरा है। मतलब जो त्रिपुरा है ना, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। मतलब बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीनों तरफ से, मतलब आप 3 साइड से त्रिपुरा पहुंच जाएंगे ना, तीन डायरेक्शन से बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कब? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। रेड क्लिफ रेखा जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 में खींचा गया था। भारत का कक्ष के रण के, कक्ष का रण पता है ना गुजरात में, है ना। भारत का कक्ष के रण से बंटवारा कितने डिग्री अक्षांश पे होता है? 24 डिग्री अक्षांश, है ना। 24 डिग्री अक्षांश रेखा के साथ पाकिस्तान का कक्ष के रण से बंटवारा हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में इसको कब निर्धारण किया गया था? 27 अप्रैल 1914 में। 27 अप्रैल 1914 में, मतलब कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय 27 अप्रैल 1914 में ही मैकमोहन कौन थे? एक इंसान का ही नाम है मैकमोहन। ठीक है। उन्होंने ही ये रेखा निर्धारण किया था भारत और चाइना के बीच में। ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली प्राकृतिक पहाड़ियाँ, है ना। भारत और म्यांमार के बीच, मतलब भारत और म्यांमार की सीमा पे कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं वो देख लेते हैं। मिस्पी है, मिस्पी पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी, नागा तथा अराकान योमा। मतलब ये पूछ देता है कि ये किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? मिस्मी पहाड़ी, पटकोई, नागा तथा अराकान और योमा।
ये सब पहाड़ियाँ है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के हिंद महासागर में पाए जाने वाले कुछ द्वीप, मतलब जो हिंद महासागर है ना, भारत के जो दक्षिण में हिंद महासागर है, इसमें पाए जाने वाले कुछ द्वीप हैं। जैसे मालद्वीप है, पता ही है, सेशेल्स है, चैगोस है, अल्दाब्रा है, फरकाहार है, डेस्चोरस है, मारिसस है, डियागो गार्सिया है, ठीक है, और मेडागास्कर है। मतलब हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए ना तो ये मेडागास्कर। ठीक है, किस 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 महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा ये? अफ्रीका में। जैसे सेशेल्स आता है अफ्रीका में, मॉरिशस आ जाएगा अफ्रीका में, मेडागास्कर और डियागो गार्सिया फिर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन का मतलब वो होता है। ठीक है, फरकाहार याद रखेंगे, अल्दाब्रा याद रखेंगे, चैगोस याद रखेंगे, डेस्चोरस याद रखेंगे, और ये सब तो बहुत ही पॉपुलर नाम है, पता ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स में देख लेते हैं। जैसे सुमात्रा, सुमात्रा ये एक द्वीप है। सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का भाग है। सुमात्रा द्वीप किसका भाग है? इंडोनेशिया का भाग है। और भारत का भाग है निकोबार, और इन दोनों के बीच एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है? ग्रैंड चैनल। क्या है? ग्रैंड चैनल है। अब देखिए फिर, अब भारत में आते हैं तो भारत में छोटा अंडमान तथा कार निकोबार, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार, इसके मध्य जो सीमा है 10 डिग्री सीमा, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मतलब लक्षद्वीप का ही एक भाग है मिनिकॉय, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल है। और मालदीप एक देश हो गया, और मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक छोटा सा भाग है, तो इसके बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, मालदीप मिनिकॉय में 8 डिग्री, ऐसे याद रखेंगे। एम मतलब 2 का मल्टीपल 8 होता है, तो 8 डिग्री याद कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 2 ये करेंगे ना, एम 2 एम हो जाएगा, कट जाएगा यानी, तो ऐसे याद कर लो। मालदीप मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, ठीक है, और लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री, छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल, और सुमात्रा के साथ ग्रैंड चैनल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में विदेशी, ये देख लेते हैं भारत में विदेशी क्षेत्रों का समेकन। ठीक है, अब देखते हैं अगस्त 1961 में दादर नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में करके एक ही साथ कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब पहले जो ये दोनों अलग अलग थे, अब एक हो गए हैं। ये डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1920 को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन द्वीप केंद्र शासित क्षेत्र बने। ठीक है, मतलब दमन द्वीप बना कब? 1961 में। और गोवा भी कब बना? 1961 में। ठीक है, लेकिन मई 1987 में, कब? मई 1987 में संविधान का 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बना। क्वेश्चन साफ आता है कि गोवा भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? तो 25वां राज्य बना था। कितने नंबर का राज्य बना था? 25वां। किस संविधान संशोधन? 56वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन को पता होगा, सिक्किम राज्य से संबंधित है। वैसे ही 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा से संबंधित है। ठीक है, पंडिचेरी के अधीन था, पंडिचेरी फ्रांस के अधीन था, जो पंडिचेरी था फ्रांस के अधीन था। ठीक है, इसका क्षेत्र 3 राज्यों में पड़ता था, मतलब जो पंडिचेरी था ना 3 राज्यों में फैला हुआ था, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और केरल में। तमिलनाडु में 2 थे। तमिलनाडु में कौन कौन से? पड्डुचेरी था और कराईकल था। ठीक है, पड्डुचेरी और कराईकल था। ठीक है, और आगे देखेंगे तो यनम कहाँ था? यनम आंध्र प्रदेश में था, और माहे जो था केरल में था। तो याद रखेंगे पड्डुचेरी और कराईकल। ठीक है, ये तमिलनाडु के भाग थे, मतलब पंडिचेरी में 4 जगहों में फैला हुआ था, 3 राज्यों में फैला हुआ था। यानी कौन कौन से? पड्डीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में पड़ते थे, यनम जो था आंध्र प्रदेश में, और माहे केरल में पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। मतलब पूछा जा रहा है कि यूपी में ऐसे कितने, मतलब 5 ठो ऐसे जिले जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा हैं। तो पहले नंबर पे कच्छ आता है गुजरात का, फिर लेह आ जाता है, लेह लद्दाख, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। मतलब कच्छ सबसे बड़ा है, उससे जस्ट छोटा लेह है, उससे जस्ट छोटा जैसलमेर है, उससे जस्ट छोटा बीकानेर है, उसके बाद बाड़मेर है। ठीक है, शीर्ष सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य पूछ रहा है कि सर्वाधिक, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, मतलब कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है, मतलब ये किस क्रम में है? अवरोही क्रम में, यानी बड़ा से छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। यहाँ पे आता था क्या? जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? गुजरात आ गया। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य सबको पता है कि गोवा होता है। इसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है गोवा का, ठीक है। ये डाटा याद रखना पड़ता है, ठीक है। 3702 किलोमीटर, कितना? 3702 किलोमीटर इसका गोवा का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब बताते हैं सबसे बड़ा यूटी। यूटी का मतलब पता है ना, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और सबसे छोटा यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है। सबको पता है कितनी यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख। 19 करोड़ 98, नहीं, यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख 12,341, है ना। मतलब इतना यूपी का टोटल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12,341 व्यक्ति मतलब यूपी में है, ठीक है। ये याद रखेंगे, डाटा याद रखा जाता है भाई। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के बारे में तो जानना ही चाहिए। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली है, ठीक है। सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चल रहा है ये, ठीक है। जनसंख्या वाला तो हो गया, जनसंख्या वाले पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा राजस्थान, उस राज्य में सबसे छोटा राज्य में गोवा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हम बता चुके थे कौन सा था? लद्दाख था। और सबसे छोटा लक्षद्वीप था। और इसमें भी सबसे छोटा, जनसंख्या में भी सबसे छोटा लक्षद्वीप है, लेकिन वहाँ पे लद्दाख की जगह पे यहाँ पे दिल्ली है ना। जनसंख्या भाई दिल्ली, पता है, दिल्ली और पुडुचेरी दो बड़े स्टेट हैं, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। पता होना चाहिए भाई, जनसंख्या है तभी ना यहाँ पे विधानसभा है, तो दिल्ली में और पुडुचेरी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य मतलब कौन कौन से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बताया 19 करोड़ 98 लाख 12,341 व्यक्ति हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये क्रम है ये, इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जनसंख्या के अनुसार है। मैं जनसंख्या में सबसे बड़ा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है, उसके जस्ट बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद जस्ट बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े यूटीज। अब आपको दो तो पता होना चाहिए कि एक दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है। विधानसभा क्यों बनते हैं? क्योंकि जनसंख्या के आधार पे ही गठन होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है। इसे क्रम में 5 ठो याद रखते हैं। अब देखते हैं भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है? अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है कि 1,000 व्यक्ति पे महिलाओं की कितनी संख्या है? 1,000 व्यक्ति पे महिलाओं की कितनी संख्या है, वही लिंगानुपात होती है। किसी भी जगह की लिंगानुपात वहाँ के 1,000 महिलाओं पे, सॉरी, 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है। जैसे भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 है, मतलब 1,000 अगर पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं, यही लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में है। सर्वाधिक यहाँ पे क्यों है? क्योंकि 1,000 पे इतनी महिलाएं, 1,084 महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, मतलब यहाँ पे 1,000 पे 879 ही महिलाएं हैं। और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, यूटीज में, तो पुडुचेरी का है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में दमनदीप का है, 618 ये, ठीक है। अब याद कर लेते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व देखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट पूछा जाए ना तो हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कितने लोग? 1106, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जाएंगे आप तो 1106 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल माना जाए तो कम है, और पुरुषों के अकॉर्डिंग माना जाए तो क्षेत्रफल कम है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ पे मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में घूमेंगे तो ऑन एन एवरेज 17 या 18 लोग मिलेंगे, तो 17 माना गया, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो पूछा जाए वो भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो यूटी का 11,320 व्यक्ति, 11,320 व्यक्ति, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, मतलब ऐसे याद सकते हैं, सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, बिहार और दिल्ली, पता है, ऐसे रिलेट करके याद कर लो यार। अब देखते हैं
भारत की साक्षरता, साक्षरता क्या होती है, कितने लोग, कितना पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज, साक्षरता क्या होती है, पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज होती है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है बाबू, केरल है। कौन सा राज्य है, केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है। कितना है, केरल का पूछ दिया, परसेंटेज पूछ देता है तो 94%। और सबसे बिहार का सबसे कम है, यानी इसका पूछ सकते हैं 61%, ठीक है। और सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यूटी है ना, सर्वाधिक सॉरी साक्षरता वाला यूटी, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा केंद्र शासित पढ़ा लिखा है, तो लक्षद्वीप है, 91%। यूपी से भी ज़्यादा है, देख रहे हैं, मतलब सर्वाधिक पढ़ा लिखा है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली 76, ये भी लगभग यूपी से ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, टोटल ऑन एन एवरेज ओवर मान लिया जाए तो 80% है ना। भारत में पुरुषों की नहीं, पुरुषों की साक्षरता, ठीक है, मतलब भारत की टोटल साक्षरता तो हम बता चुके हैं, भारत की टोटल साक्षरता यहाँ पे हम बता चुके थे। भारत की टोटल साक्षरता कितनी थी, 73% थी। भारत की जो टोटल साक्षरता थी 73% थी। तो इसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता 80% है और महिलाओं की साक्षरता हाँ 64% है। इसीलिए यहाँ पे हम वीडियो अब समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी का अगला पार्ट नदी या अपवाह तंत्र ड्रेन सिस्टम लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।